हेलो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ बिल्स। ये क्या है? जो पार्लियामेंट में बिल्स आते हैं, अभी आप देखो वर्क अमेंडमेंट बिल भी आया है, तो मैं आपको इसी का प्रोसीजर बता रही हूँ कि जो बिल्स आते हैं ये किस किस तरह के होते हैं। प्रोसीजर हम फिर कभी पढ़ेंगे, आज हम टाइप्स पढ़ेंगे इन बिल्स के, क्या क्या टाइप्स हैं, पार्लियामेंट में किस किस तरह के बिल्स आते हैं। तो जनरली एक तो होता है हमारा पब्लिक बिल। पब्लिक बिल जो होता है ये इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय मिनिस्टर्स। ये मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि जो काउंसिल में प्रेजेंट होते हैं पार्लियामेंट की, वो इंट्रोड्यूस करते हैं इसको, और इसके लिए 7 दिन का नोटिस पीरियड होता है। ठीक है। ऐसे ही ये प्राइवेट बिल होते हैं दूसरे टाइप के। ये इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी एमपी। इसको कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, उसको सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो काउंसिल में प्रेजेंट होते हैं, और इसको कोई भी एमपी, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस कर सकता है। इसके लिए 1 मंथ का नोटिस दिया जाता है। ठीक है, आप देखिए मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा इन चारों बिल्स का, फिर आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इसको रिवाइज कीजिए एंड दिस टॉपिक इज कम्प्लीटेड। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल होते हैं अदर देन मनी, जिसमें मनी से संबंधित मैटर ना हो, और जो भी मैटर्स आते हैं वो ऑर्डिनरी बिल्स में आते हैं। ठीक है, इसका आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 107 और 108 में ये हमारा मिलेगा हमें इंट्रोड्यूस्ड। इंट्रोड्यूस कहाँ कहाँ पर हो सकता है? ये लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और राज्यसभा में भी हमारा इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, ये कहीं पर भी आ सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। हु कैन इंट्रोड्यूस? इसको कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? बाय एनी मिनिस्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी काउंसिल मिनिस्टर का या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है। जैसे कि हमें कुछ कुछ बिल्स होते हैं उनके लिए हमें पहले प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लिखी हुई लेनी होती है, तो ऐसा इस वाले बिल के लिए नहीं होता है, हमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती है। कौन सी मेजोरिटी से पास किया जाता है? ये सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 50% मेंबर होने चाहिए पार्लियामेंट के +1। मतलब अब ये मैं आपको कैसे समझाऊं, देखो मतलब जैसे मान लो 100 लोग प्रेजेंट हैं, 100 में से 50 इस तरफ है, 50 इस तरफ है, तो अब इन 50 में अगर एक और जुड़ जाए तो वो हो जाएगी सिंपल मेजोरिटी, मतलब वही सिंपल जो ज्यादा है वही। ठीक है, राज्यसभा की पावर इसमें क्या क्या होती है? राज्यसभा कैन अमेंड या रिजेक्ट। राज्यसभा इसमें कोई अमेंडमेंट मतलब कोई बदलाव भी ला सकता है, और चाहे तो इसको रिजेक्ट भी कर सकता है। डिटेन फॉर मैक्सिमम 6 मंथ, या फिर राज्यसभा अगर इसको रखना चाहे तो इसको 6 मंथ के लिए अपने पास रख भी सकता है, उसके बाद इसमें चेंजेस कर सकता है। प्रेसिडेंट की पावर इस बिल के लिए क्या क्या होती है? कैन रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? इस बिल को रिकंसिडर करने के लिए वापस भेज सकता है लोकसभा या राज्यसभा में, जहां से भी आया है। एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, और इसके लिए जॉइंट सिटिंग की आवश्यकता होती है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा की एक जॉइंट सिटिंग, जॉइंट बैठक बुलानी पड़ेगी जिसमें इस बिल को डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ठीक है, सेकेंड हम पढ़ते हैं मनी बिल। मनी बिल में हमारे टैक्स या कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड मैटर्स होते हैं। इसके आपको आर्टिकल 110 में तो इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, और 109 में इसका प्रोसेस मिल जाएगा पूरा। इसको इंट्रोड्यूस सिर्फ लोकसभा में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में आता है कि इसको इंट्रोड्यूस हम लोकसभा में भी कर सकते हैं या राज्यसभा में भी, तो हम इसको राज्यसभा में नहीं कर सकते हैं, बस लोकसभा में कर सकते हैं। हु कैन इंट्रोड्यूस? ओनली बाय मिनिस्टर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लोग ही इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारे नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी होती है। मेजॉरिटी, इसके लिए भी हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। राज्यसभा की पावर इसमें क्या क्या होती है? कांट अमेंड और रिजेक्ट, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्यसभा इसमें कोई अमेंडमेंट भी नहीं ला सकती है और रिजेक्ट भी नहीं कर सकती है। डिटेन मैक्सिमम फॉर 14 डेज, इसको राज्यसभा सिर्फ 14 डेज तक के लिए अपने पास रख सकती है। एक चीज ये भी होती है कि राज्यसभा जो है अमेंड और रिजेक्ट तो कर नहीं सकती है, पर वो इसमें सजेशंस दे सकती है। राज्यसभा इसमें सजेशंस अपने दे सकती है, सजेशंस देने पे कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, फिर देखो प्रेसिडेंट की पावर, कांट रिटर्न, ओनली एक्सेप्ट या रिजेक्ट। प्रेसिडेंट इसको रिटर्न नहीं कर सकता रिकंसिडरेशन के लिए, या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड, हमने यहाँ पे बता दिया कि प्रायर अप्रूवल जरूरी है। अदर पॉइंट देखो इसका, जॉइंट सिटिंग की आवश्यकता इसमें नहीं होती। जॉइंट सिटिंग मनी बिल के लिए नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ये गवर्नमेंट बिल है एक,
और लोकसभा का स्पीकर इसको सर्टिफाई करता है। मतलब कि हमें कौन बताएगा कि ये मनी बिल है या नहीं है, तो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये लोकसभा के स्पीकर के पास है। अगर वो कह देंगे ये मनी बिल है तो ये मनी बिल होगा, अगर वो नहीं कहेंगे तो ये मनी बिल नहीं होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल में हमारे रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड मैटर्स आते हैं, जो भी मतलब खर्चा वगैरह है उससे रिलेटेड। तो ये आपको मिलेगा आर्टिकल 117 में। इसको इंट्रोड्यूस आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा। दो तरह के होते हैं फाइनेंशियल बिल बी, जो बी वाला होता है लोकसभा राज्यसभा किसी में भी कर सकते हैं, और जो ए वाला होता है वो सिर्फ लोकसभा में कर सकते हैं। हु कैन इंट्रोड्यूस्ड, ये भी बाय एनी मिनिस्टर और एमपी। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नीडेड है। मेजॉरिटी, ये भी सिंपल मेजॉरिटी। सारे बिल जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होंगे। इसमें राज्यसभा की पावर क्या है, इक्वल पावर एज लोकसभा, सेम पावर है, जितनी लोकसभा की है उतनी ही राज्यसभा की होगी। प्रेसिडेंट की पावर, इसमें कुछ ऐसी कुछ खास पावर नहीं है, बस ये लिखा है प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर, प्रायर अप्रूवल जरूरी है। अदर पॉइंट में इसका हो जाएगा ये ऑर्डिनरी बिल की तरह ही काम करता है, और इसके लिए भी जॉइंट सिटिंग की बैठक होती है, जॉइंट सिटिंग होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, एक ये वाला बिल होता है आर्टिकल 368। मतलब अगर हमें संविधान में कोई बदलाव लाना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना होगा, जो हमारा आर्टिकल 368 में प्रेजेंट है। अब जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो इसी में ही आ रहा है, ठीक है। ये भी आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बाय एनी मिनिस्टर और एमपी, कोई मिनिस्टर भी कर सकता है, कोई एमपी भी कर सकता है। इसमें भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी से पास करते हैं। इसमें भी इक्वल पावर होती हैं, जितनी लोकसभा के पास होती है राज्यसभा की, राज्यसभा और लोकसभा की पावर इक्वल होती है। प्रेसिडेंट की पावर क्या है, कांट विदहोल्ड और रिटर्न। प्रेसिडेंट इसको अपने पास रख नहीं सकता है, रिटर्न भी नहीं कर सकता है। ये कौन से अमेंडमेंट में आया था, 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में ये कहा गया था कि जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को रिटर्न भी नहीं कर सकता है और रख भी नहीं सकता है, और इसमें भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। तो अगर हम सिंपल देखें तो क्या, देखो सारे बिल हमारे सिंपल मेजॉरिटी से पास होंगे, ठीक है। और जॉइंट सिटिंग की जो आवश्यकता है वो किस किस में पड़ रही है, एक तो ऑर्डिनरी बिल में हमें जॉइंट सिटिंग बुलानी पड़ती है, और एक हमें फाइनेंस बिल में। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, ठीक है। और इक्वल पावर राज्यसभा की ऑर्डिनरी बिल में भी होगी, फाइनेंस बिल में भी होगी, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में भी होगी। जबकि मनी बिल में राज्यसभा की पावर इक्वल नहीं होगी, इसमें राज्यसभा ना तो अमेंड कर पाएगा ना रिजेक्ट कर पाएगा, ठीक। और बाकी सारे जो बिल्स हैं कोई भी मिनिस्टर या एमपी कर सकता है, बस एक मनी बिल ऐसा है जिसको सिर्फ मिनिस्टर कर सकते हैं। देख लो आप, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू गाइस।